नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव। दोस्तों, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ये टॉपिक शुरू किया था, उसी कंटिन्यूएशन में हम आगे अब हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में देखेंगे। दोस्तों, हमें पता है जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखी थी तब हमें यहाँ पे पता है कि बहुत सारे डेफिनेशन आगे आने वाले हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में हम अब पल्मोनरी वॉल्यूम्स देखेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारी डेफिनेशंस और उनकी वैल्यूज़ दी गई है, तो आपको उनकी डेफिनेशंस को भी याद रखना है और साथ में जो वैल्यूज़ है उन्हें भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में ये वैल्यूज़ पूछी जाती है। तो दोस्तों, एक एक करके अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम। तो उसकी डेफिनेशन है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रीथ। मतलब एक ब्रीथ में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर किया जाता है, मतलब अंदर लिया जाता है, और एट द सेम टाइम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर किया जाता है। मतलब एक नॉर्मल ब्रीदिंग में अंदर कितनी हवा आ रही है और अंदर से बाहर कितनी हवा जा रही है, इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू रहता है 500 ml। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना रहता है? 500 ml। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोस्तों, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या? तो ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, दैट इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल फोर्सफुली आफ्टर द एंड ऑफ टाइडल वॉल्यूम। मतलब टाइडल वॉल्यूम क्या दोस्तों? नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी हवा अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। लेकिन ये सेकंड्स कंडीशन में क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम में जो हवा आ रही है उसके सिवा जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल हो रहा है फोर्सफुली, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में जो एक्स्ट्रा फोर्सफुली हवा अंदर आ रही है उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू रहती है 3000 ml। थर्ड जो डेफिनेशन वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोस्तों, अभी हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा, अब सेम वे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को देखेंगे। तो ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? It is nothing but the amount of air that can be exhaled forcefully after the end of normal tidal expiration। मतलब टाइडल एक्सपिरेशन होने के बाद, मतलब 500 ml हवा बाहर फेंकने के बाद टाइडल वॉल्यूम जो है नॉर्मली जितना फेंकते हैं उससे अगर ज़्यादा एयर को बाहर हम एक्सेल करते हैं फोर्सफुली, उस वक्त हम उसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और इसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है वो रहता है 1100 ml। लास्ट में जो डेफिनेशन है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम की। तो दोस्तों, हम यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम की डेफिनेशन भी देखेंगे कि रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब दोस्तों, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होने के बावजूद भी जो लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट रहती है आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से हमने एयर को एक्सपेल कर दिया लंग्स के अंदर से, फिर भी जो एयर लंग्स के अंदर उपस्थित रहती है उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ तक हमने 4 डेफिनेशन देखी: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये इन जो चारों चीज़ें हैं उनकी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम अब देखेंगे कि पल्मोनरी कैपेसिटीज़ क्या होती है, या उनके जो इक्वेशन बनाए जाते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज़ के, उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये कितना आएगा? टाइडल वॉल्यूम हमारा रहता है 500 ml प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है 3000 ml। तो ये दोनों इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी आएगी? 3500 ml। नेक्स्ट दोस्तों कैपेसिटी है वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो रहती है वो, उसका इक्वेशन रहता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का इक्वेशन है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू रहती है 1100 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2300। तो ये 2300 आती है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमें वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन समझनी है दोस्तों। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या? मैक्सिमम इन्हेलेशन के बाद कोई व्यक्ति अगर मैक्सिमम इन्हेलेशन करता है और उसके बाद वो कितना मैक्सिमम
एयर को एक्सहेल करता है फ्रॉम लंग्स, उसे हम उस व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। मतलब मैक्सिमम इनहेलेशन लेने के बाद उस व्यक्ति ने कितनी एयर को एक्सहेल कर दिया बाहर, उसे हम उसकी वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, उसे हम उसकी वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो ये वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन क्या हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये अगर ये तीनों को मिला दिया जाता है तो वहाँ पे वो आता है 4600 ml। नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। तो लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, उसके लिए भी एक इक्वेशन है। तो टोटल लंग वॉल्यूम कैपेसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम वॉल्यूम टू विच लंग कैन बी एक्सपांडेड विद ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंस्पायरेटरी एफर्ट। मतलब वाइटल कैपेसिटी को जोड़ दो, साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम को भी जोड़ दो, और ये जो मिल के आएगा मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम टू विच लंग कैन बी एक्सपांड, मतलब लंग मैक्सिमम कितनी एयर को अंदर रख सकता है, उसे हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं, और वो रहता है 5800 ml। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसे याद रखना है हमें कि ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आर 20 to 25% लेस इन फीमेल्स दैन मेल। मतलब मेल में ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज़ जो होती है वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू फीमेल। और नेक्स्ट जो है, जो वैल्यूज़ ग्रेटर इन एथलेटिक पर्सनस लेस इन एस्थेटिक पर्सन। मतलब जो एथलेटिक पर्सन होते हैं उनमें ये लंग वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सीडेंट्री वर्क करते हैं या जो हमेशा बैठे हुए काम करते हैं। उनमें हम देख सकते हैं कि उनके अंदर जो कैपेसिटी रहती है, वाइटल कैपेसिटी आदि चीज़ें कम देखी जाती है। तो दोस्तों जैसे हमने अभी देखा कि वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद किसी व्यक्ति द्वारा मैक्सिमम एयर को एक्सहेल करना, उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। मतलब जब हम ओमकार करते हैं तो उस वक्त हम सांस अंदर लेते हैं और मैक्सिमम उस ओमकार को अगर बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम एयर को हम बाहर एक्सहेल करते हैं। ये जिनकी रहती है अच्छी, उनकी वाइटल कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। तो ये जो वाइटल कैपेसिटी जो रहती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। अदर देन एनाटॉमिकल बिल्डअप ऑफ अ पर्सन, वाइटल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन। तो ये जो वाइटल कैपेसिटी रहती है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अलावा किन चीज़ों पे डिपेंड करती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। सबसे पहले पोजीशन ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग मेजरमेंट, मतलब उस व्यक्ति की क्या पोजीशन रहेगी उस व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है तो उस व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी अलग आ सकती है एज कम्पेयर टू जो व्यक्ति बैठा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल, मतलब रेस्पिरेटरी मसल की स्ट्रेंथ के हिसाब से भी उस व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी डिपेंड करती है, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी मसल बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर बहुत ही अच्छी रिकॉइलिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, तो उसके कारण उनकी वाइटल कैपेसिटी बहुत अच्छी दिखाई देती है। उसके साथ ही जो लंग कॉम्प्लायंस होता है उसका भी यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल रहता है। जिनका लंग कॉम्प्लायंस अच्छा रहता है उनकी वाइटल कैपेसिटी भी हमें अच्छी दिखाई देती है। तो दोस्तों नॉर्मली अगर एवरेज हमें निकालना है कि तो एवरेज ये जो वाइटल कैपेसिटी रहती है यंग एडल्ट मेल में वो कितनी रहती है, तो उसे हमें याद रखना है कि वो 4.6 लीटर रहती है। एवरेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। द एवरेज वाइटल कैपेसिटी इन यंग एडल्ट मेल इज़ 4.6 लीटर। उसके साथ ही अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में, यंग एडल्ट फीमेल में ये रहती है 3.1 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि एवरेज वाइटल कैपेसिटी इन यंग एडल्ट मेल रहती है 4.6 लीटर्स और यंग एडल्ट फीमेल में वो रहती है 3.1 लीटर्स। तो दोस्तों कंडीशन जहाँ पे, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है, मतलब कुछ बीमारियाँ होंगी या कुछ कंडीशन ऐसी होंगी या स्ट्रक्चरल कुछ डिफॉर्मिटी होगी, तो वो कौन सी कंडीशंस होती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो कंडीशंस वेयर वाइटल कैपेसिटी डिक्रीजेस, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। अगर रेस्पिरेटरी मसल में पैरालिसिस हो जाता है तो उस वक्त वहाँ पे वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है। और ये कितनी डिक्रीज होती है, ये अप टू ½ लीटर से लेकर 1 लीटर तक वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है। कंडीशंस लाइक टीबी, एम्फेसेमा, क्रोनिक अस्थमा, लंग कैंसर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड अदर फाइब्रोटिक
प्लूरसी। तो ये जो कंडीशंस है इन सभी में जो कॉम्प्लायंस होता है वो डिक्रीज़ होता है और उस वजह से वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज़ होती हुई हमें दिखाई देती है। होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है किसी व्यक्ति के लंग्स की मतलब लंग्स कितने स्ट्रांग है वो बताने के लिए हमें उसकी वाइटल क्षमता जानना या वाइटल क्षमता अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है। वाइटल कैपेसिटी मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज। अगर किसी व्यक्ति को कोई डिसीज़ है तो उसमें वाइटल कैपेसिटी के हिसाब से ही हम उस व्यक्ति की लंग की क्षमता को अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं या उस पर हम पूरी तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वाइटल कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों नेक्स्ट एक कंसेप्ट है यहाँ पे मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, उसको भी हम अब समझेंगे। तो ये मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ न्यू एयर ब्रीथ ईच मिनट। मतलब हर एक मिनट में हम कितनी न्यू एयर को इनहेल करते हैं या अंदर लेते हैं उसे हम मिनट वॉल्यूम या मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का फॉर्मूला है टीवी इंटू RR, मतलब टाइडल वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट इज इक्वल टू 500 इंटू 12 और उसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो 6 लीटर पर मिनट आता है। मतलब 6 लीटर पर मिनट इतना हम इतनी अमाउंट ऑफ न्यू एयर को ब्रीथ करते हैं हर एक मिनट में। उसे हम याद रखेंगे कि मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा 6 लीटर रहता है। ठीक है, तो यंग मेल अडल्ट हैज़ मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू MRC इज इक्वल टू 100 लीटर पर मिनट। इसे याद रखना है, कैपेसिटी की बात है यहाँ पे। जो कैपेसिटी काउंट करेंगे मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है इसके अंदर और वो निकल के आती है 100 to 120 लीटर पर मिनट। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है खाली, इसके ज़्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। दोस्तों अभी हमने मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम देखा, तो नेक्स्ट उसके ही मिलती जुलती टर्म है एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन मतलब क्या? रेट एट विच न्यू एयर डज रीच इन गैस एक्सचेंज एरियाज इज कॉल्ड एज एल्वियोलर वेंटिलेशन। दोस्तों अभी हमने मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम देखा, उसमें हमने देखा कि कितनी टोटल अमाउंट ऑफ न्यू एयर ब्रीथ होती है एक मिनट के अंदर, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कितनी एयर आती है उसे हमने मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहा। और उसी के जैसे ही जो गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली न्यू एयर का कितना होता है पर मिनट उसे हम एल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं। उसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे, रेट एट विच न्यू एयर डज रीच इन गैस एक्सचेंज एरियाज इज कॉल्ड एज एल्वियोलर वेंटिलेशन। मतलब एल्वियोलाई में एक मिनट के अंदर कितनी नई एयर आ रही है उसे हम एल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे अब डेड स्पेस के बारे में। दोस्तों डेड स्पेस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे वो फिर से रिपीट होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि डेड स्पेस मतलब क्या है, उसे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी कहते हैं। तो अगर उसे फिर से अगर हमें समझना है तो हम ऐसे समझेंगे कि ब्रीथ एयर विच इज़ नॉट टेकिंग पार्ट इन गैसेस एक्सचेंज बट फील्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक इज कॉल्ड एज डेड स्पेस। मतलब जो एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर उपस्थित है लेकिन फिर भी वो गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती है उसे हम डेड स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू उसकी कितनी रहती है हमें पता है, वो 150 ml रहती है और वो जो अमाउंट रहती है डेड स्पेस की वो एज के हिसाब से बढ़ती भी है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे डेड स्पेस की वैल्यू या अमाउंट भी बढ़ती जाती है। जैसे एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है वैसे ही फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी देखी जाती है। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर उपस्थित रहने वाली एयर, लेकिन जो वो एयर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती है, वो उसे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। एट द सेम टाइम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मतलब क्या? तो जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में, अगर एल्वियोलाई आर नॉट फंक्शनिंग और पार्शियली फंक्शनल ड्यू टू अब्सेंट और पुअर ब्लड फ्लो, मतलब जो एल्वियोलाई होते हैं उनके अंदर अगर ब्लड फ्लो कम होने के कारण गैसेस एक्सचेंज अच्छी तरह से नहीं हो रहे हैं या फिर एल्वियोलाई के अंदर कुछ डिफॉर्मिटी आ गई, उस वजह से जो डेड स्पेस उत्पन्न होती है या कंडीशन उत्पन्न होती है उसे हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं। Therefore, from functional point of view, this alveoli must be considered as a
फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, मतलब फंक्शन नहीं हो रहा है गैसेस एक्सचेंज का, तो उस वजह से उस एल्वियोलाई को हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल पर्सन में एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आर नियरली इक्वल, वो नियरली इक्वल ही होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्यों होती है, क्योंकि जो एल्वियोलाई होती है सारी वो हमेशा ही फंक्शनल रहती है। कुछ ही कंडीशन ऐसी होती है कि वहाँ पे एक्चुअली एल्वियोलाई अच्छी, मतलब अच्छी तरह से प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। तो नॉर्मल पर्सन में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो डेड स्पेस होती है वो हमेशा इक्वल होती है। पार्शियली फंक्शनल और नॉन फंक्शनल एल्वियोलाई फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज समटाइम्स 10 टाइम्स मोर देन एनाटॉमिकल डेड स्पेस। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति में जो एल्वियोलाई रहते हैं वो पार्शियली फंक्शन होते हैं या अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करते हैं, तो उस वक्त जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस से 10 गुना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो पार्शियली फंक्शनल और नॉन फंक्शनल एल्वियोलाई फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज समटाइम्स 10 टाइम्स मोर देन एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो दोस्तों ये चीज़ें आपने याद रखी तो भी चलेगा, नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे डेड स्पेस क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ऐसी एयर जो कि एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज में भाग नहीं लेती है। और उसके दो हमने देखे, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में हमें याद रखना है कि एल्वियोलाई अगर पार्शियली फंक्शनिंग है या कुछ डिफॉर्मिटी आ गई उस वजह से अगर उनमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है तो उसे हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहेंगे। और अगर जो कंडक्टिंग जोन है या रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर जो एयर रहती है उसे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। और ये जो एल्वियोलर वेंटिलेशन रहता है वो डिपेंड करता है किस पे, O2 एंड CO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो इसे हम आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों बहुत सारी डेफिनेशंस और अलग अलग वैल्यूज़ देखने के बाद अब हम एक्चुअली फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, जो नॉस्ट्रिल, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में आप समझेंगे। ये सारा रिपीटेशन होगा लेकिन आपको इसे याद रखना होगा, ठीक है। नोज़ में क्या क्या होता है उसे अब हम देखेंगे। नोज़ में क्या होगा, जो एयर एटमॉस्फेरिक जो एयर एंटर करती है वो वार्म की जाती है, उसे मॉइस्चर किया जाता है। वो जो एयर रहती है उसे फिल्टर किया जाता है, जो नोज़ के अंदर हेयर प्रेजेंट रहते हैं उनकी मदद से उनको फिल्टर भी किया जाता है। साथ ही में प्रेसिपिटेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन कॉन्काई। अगर आपको नोज़ की अगर हम एनाटॉमी देखेंगे तो उसके अंदर कॉन्काइज रहते हैं, तो उसके अंदर पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन करने में भी नोज़ का योगदान रहता है। एयर को वार्म करेगा, मॉइस्चर करेगा, फिल्टर करने का काम करता है। और ये जो सारी कंडीशंस होती है उसे हम एयर कंडीशनिंग फंक्शन कहते हैं। बाद में हम देखेंगे कि ट्रकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में अब हम देखेंगे। जो मल्टीपल कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं ट्रकिया में, जैसे हमने शुरुआत में भी देखा था कि 20 रिंग्स रहती है वहाँ पे, दैट एक्चुअली प्रिवेंट्स द ट्रकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग होने से बचाता है। उस वजह से इंस्पिरेशन हम प्रॉपर कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि हमने देखा कि ट्रकिया में कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स की तरफ हम बढ़ते हैं वैसे वैसे वो प्लेट्स कम होती जाती है या डिसअपियर होती जाती है। वॉल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स मेनली कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं। हमने देखा जब स्पैज़म बैठता है वहाँ पे तो वो स्मूथ मसल ही कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। उसमें एक्सेप्शन अगर हम देखेंगे तो ब्रोंक्यूल्स में जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं या जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एंड में जो एल्वियोलाई होते हैं उसके अंदर कोई भी मसल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि ट्रकिया के अंदर कार्टिलेजिनस मटेरियल प्रेजेंट रहता है, वो प्रिवेंट करता है ट्रकिया को कोलैप्स होने से। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई, उनमें ये जो कार्टिलेजस है वो कम होते जाते हैं। और उसके लिए एक्सेप्शन है कि जो टर्मिनल या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कोई भी मसल उपस्थित नहीं रहते हैं। दोस्तों हम इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं उसके लिए पीछे भी एक रीज़न है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस ऑफ लंग्स होती है उनमें ये जो मस्कुलर पार्ट प्रेजेंट रहता है ब्रोंक्यूल्स का अंदर वो कारणीभूत रहता है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज ऑफ लंग में हम देखेंगे तो उसके कॉजेज़ के बारे में अगर हमें सोचना है तो नैरोइंग ऑफ मस्कुलर ब्रोंक्यूल्स ड्यू टू एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत नैरो होते हैं। वो उसका रीज़न ये रहता है कि उसके अंदर जो मस्कुलर या स्मूथ मसल प्रेजेंट रहते हैं वो एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। ये जो कंडीशन उत्पन्न होती है वो कहाँ पे होती है, तो ये क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स है वो
कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं या नैरो हो जाते हैं। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स रहते हैं उन पे जो नर्वस कंट्रोल रहता है, मतलब किस वजह से ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होता है उनमें भी जो वेगस की तरफ से आने वाले जो रहते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, वो एसिटिल कोलिन सिक्रेट करते हैं एंड दैट कॉजेस माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं उसके अंदर जो मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं वो किस कारणों की वजह से होते हैं कि कोई भी इरिटेशन या कुछ भी बाहर का सब्सटेंस वहाँ पे आ गया तो वहाँ पे जो नर्वस कंट्रोल रहता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का, वहाँ पे हम वेगस का जो सप्लाई रहता है वो क्या करता है, वो एसिटिल कोलिन सिक्रेट करता है और उस वजह से माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो उस कंडीशन में हम इंजेक्शन एट्रोपिन देते हैं और एट्रोपिन देने के बाद वहाँ पे वो कॉन्स्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मेडिएटर्स होते हैं जिनकी वजह से ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं या जो मसल रहते हैं उसके अंदर वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उसमें ह्यूमरल सब्सटेंसेस लाइक हिस्टामिन वहाँ पे रहते हैं, हिस्टामिन के बारे में हमने पहले भी देखा था। उसके बाद स्लो रिएक्टिव सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, मतलब एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन उत्पन्न करने वाले कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जिनकी वजह से जो ब्रोंक्यूल्स रहते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते रहते हैं। तो ये हिस्टामिन और जो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन करने वाले जो सब्सटेंस रहते हैं वो क्या करते हैं, दिस सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड इन लंग टिश्यू बाय मास्ट सेल। तो मास्ट सेल जो रहती है वो हिस्टामिन को रिलीज करती है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। मतलब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन अगर उत्पन्न होती है, मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल की एंट्री हो गई या किसी पोलन ग्रेन की एंट्री हो गई या अनवांटेड सब्सटेंस की शरीर में एंट्री हो गई, तो उस वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन आती है उस समय हिस्टामिन या फिर एनाफाइलैक्टिक रिएजेंट सिक्रेट किए जाते हैं। मतलब उनकी वजह से जो मास्ट सेल होती है वो इन्हें रिलीज़ कर देती है और मास्ट सेल जैसे ही इन्हें रिलीज़ करती है इसकी वजह से जो एयरवे होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस आ जाते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ये कंडीशन ब्रोंकियल अस्थमा में भी देखी जाती है। और जो इरिटेटिंग सब्सटेंसेस रहते हैं वो कौन कौन रहते हैं, वो आइदर स्मोक रहेगा, डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे या फिर कोई भी लोकल रिएक्शन, मतलब किसी को तो कोई इंजेक्शन दे दिया तो इंजेक्शन की भी रिएक्शन आ जाती है। उस वजह से जो ब्रोंक्यूल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति में हम देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाता। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को ये एलर्जिक रिएक्शन आ जाती है तो उस वक्त डॉक्टर उसे एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देते हैं। ठीक है, तो उस वक्त डॉक्टर उसे एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देते हैं। ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे हिस्टामिन वो या फिर जो एलर्जिक कंटेंट है वो कम हो जाते हैं और वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से कुछ ह्यूमरल सब्सटेंसेस होते हैं, इरिटेंट्स होते हैं, उन वजह से ब्रोंक्यूल्स डायलेट होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मोनल कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से, या कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से ये ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट होते हैं, उनके बारे में अब हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये दो हार्मोन रहते हैं दैट इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड बाय द रिस्पॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। मतलब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के बाद एड्रिनलिन ग्लैंड एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये दो हार्मोन सिक्रेट करती है। उस वजह से दिस हार्मोन एक्चुअली रिलैक्सेस द ब्रोंक्यूल्स, उनकी वजह से ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। इन द सीवियर अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा इंजेक्शन एड्रिनलिन सबक्यूटेनियसली इज गिवन टू रिलैक्स ब्रोंकियल स्पैज्म। तो अगर किसी व्यक्ति को ब्रोंकियल स्पैज्म आ जाता है तो वहाँ पे इंजेक्शन एड्रेनालिन दिया जाता है। एट द सेम टाइम दो शरीर में जो हार्मोन रहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन वो भी हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसको रिलैक्स करने का काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ब्रोंक्यूल्स पे किस तरह से हार्मोन्स या फिर ह्यूमरल सब्सटेंसेस या उनके अंदर जो नर्वस कंट्रोल रहता है वो किस तरह से उन्हें कॉन्स्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे जो फंक्शंस हम रेस्पिरेटरी पैसेज के देख रहे हैं, तो उसी में आगे हम देखेंगे कि म्यूकस और सीलिया का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो ये म्यूकस और सीलिया क्या काम करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। रेस्पिरेटरी पैसेज
फ्रॉम नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल केप्ट मॉइस्ट बाय म्यूकस। मतलब जो रेस्पिरेटरी पैसेज रहता है कहाँ से, नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, उसे मॉइस्ट रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, मॉइस्ट रहा तो ही हमें बाकी की जो मतलब मॉइस्ट रहा तो वही तभी उसकी जो सेंसरी नर्व्स है वो एक्टिवेट रहेगी और जो फॉरेन पार्टिकल्स या उसका जो ज्ञान है हमें होता रहेगा। विच इज़ सिक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल एंड सब म्यूकस ग्लैंड्स। ये जो म्यूकस रहता है वो कौन सिक्रेट करता है, गॉबलेट सेल और सब म्यूकस ग्लैंड। तो ये जो पूरा पैसेज रहता है वो मॉइस्ट रहता है और वो सीक्रेट कौन करता है, म्यूकस, गॉबलेट सेल एंड सब म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस जो रहता है वो एक्चुअली काम क्या करता है, वो सरफेस को मॉइस्ट रखता है, साथ ही में इट ट्रैप्स स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम इंस्पायर्ड एयर। मतलब हम जो इंस्पिरेशन में जो एयर लेते हैं उसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं उनको ट्रैप करने का काम भी इस म्यूकस की वजह से होता है। तो सीलिया क्या काम करेगी, अब सीलिया का फंक्शन देखेंगे। तो जो सीलिया रहते हैं पैसेज में, हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसके अंदर जो सीलिया रहती है वो क्या काम करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सीलिया क्या करेगी, इट रिमूव्स म्यूकस, म्यूकस बाहर निकालने का काम करती है। और उसका रेट क्या रहता है, मतलब कितने, मतलब उसका स्पीड क्या रहता है सीलिया का, बीट रेट जो रहता है 10 to 20 टाइम्स पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 10 से 20 बार वो मूव होती है। और पावर स्ट्रोक ऑलवेज टुवर्ड्स द फेरिंग्स, और उसके पावर स्ट्रोक जो होते हैं वो फेरिंग्स की तरफ होते हैं। मतलब सीलिया जो रहती है नेजल पैसेज में जो, या जो रेस्पिरेटरी पैसेज में जो सीलिया रहती है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स रहती है फेरिंग्स की तरफ। उसकी वजह से क्या होता है, सो म्यूकस एंड इट्स एंट्रैप्ड पार्टिकल्स आर आइदर स्वैलोड और कव्ड टू द एक्सटीरियर। उस वजह से क्या हो जाता है कि जो सीलिया रहती है वो जो ट्रैप पार्टिकल्स है उनको फेरिंग्स की तरफ लेके जाते हैं और फेरिंग्स से वो थ्रू कफ रिफ्लेक्स बाहर फेंक दिए जाते हैं या आइदर उन्हें स्वैलो किया जाता है। तो यहाँ पे फिर से कफ रिफ्लेक्स आएगा। कफ रिफ्लेक्स हमने लास्ट में भी देखा तो यहाँ पे थोड़ा उसका वर्णन है, उसके बारे में अब हम देखते हैं कि कफ रिफ्लेक्स एक्चुअली क्या होता है। कफ रिफ्लेक्स यानी ब्रोंकाई एंड ट्रकिया आर सो सेंसिटिव। हमें पता है दोस्तों कि ये जो ब्रोंकाई रहते हैं और ट्रकिया रहता है वहाँ पे बहुत सारा सेंसरी नर्व्स का सप्लाई रहता है। और हमने कैरिना देखा था या लैमिना देखा था, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सेंसरी नर्व्स का सप्लाई रहता है। तो वहाँ पे ब्रोंकाई और ट्रकिया आर सो सेंसिटिव। एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन मैटर और इरिटेशन कॉजेज कफ रिफ्लेक्स। तो वहाँ पे कोई भी फॉरेन मटेरियल या कोई पार्टिकल आ गया तो उस वजह से वहाँ पे कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है। और वो कफ रिफ्लेक्स किसकी मदद से जनरेट होता है, तो वो थ्रू वेगस नर्व, और वेगस नर्व को सिग्नल कौन देता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से वहाँ पे सिग्नल आ जाता है। तो हमें यहाँ पे मेडुला और वेगस ये दो वर्ड्स याद रखने हैं। तो यहाँ तक हमने जो 4 मेजर इवेंट्स होते हैं रेस्पिरेशन में उनमें से पल्मोनरी वेंटिलेशन ये टॉपिक कवर किया। अब आगे हम जो गैसेस एक्सचेंज होने वाला है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आ गया है, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आने के बाद वो किस तरह से ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होते हैं या डिफ्यूज़ होते हैं उसके बारे में अब हम धीरे धीरे करके समझेंगे। तो एल्वियोलाई गेट वेंटिलेटेड मतलब एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन आ गया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू पल्मोनरी ब्लड। तो मतलब ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट है और पल्मोनरी ब्लड के अंदर बहुत सारा CO2 प्रेजेंट है। तो डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड डिफ्यूजन ऑफ O2 किस तरह से होता है उसे अब हम समझेंगे। तो ऑक्सीजन जो रहता है वो एल्वियोलाई से पल्मोनरी ब्लड में जाएगा और पल्मोनरी ब्लड में जो CO2 है वो एल्वियोलाई के अंदर एंटर करेगा। ये जो गैसियस का मूव होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, इसे हम जो प्रोसेस से होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पज प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की एल्वियोलाई से पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाने की और पल्मोनरी ब्लड से फिर से एल्वियोलाई के अंदर आने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए एक प्रेशर की ज़रूरत होती है। और वो जो प्रेशर क्रिएट होता है या जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसकी मदद से ही वो गैसेस डिफ्यूजन इजीली हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर की ज़रूरत होती है और प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ही एक गैस एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाता है।
तो ये जो ऑक्सीजन का प्रेशर रहता है अल्वियोलाई के अंदर उपस्थित रहने वाला, वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू पल्मोनरी ब्लड। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन अल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उसमें ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से या पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो इजीली पल्मोनरी ब्लड में एंट्री ले सकता है। तो पल्मोनरी ब्लड में एंट्री लेने के लिए ऑक्सीजन के अंदर ज़्यादा प्रेशर रहने की वजह से वो इजीली वहाँ पे कैपिलरी ब्लड में एंट्री ले लेता है। जैसे कि हमें पता है कि प्रेशर अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू तो दोस्तों इस तरह से पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में एंट्री लेने के बाद ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है और फिर वहाँ से वो ऑक्सीजन टिश्यू और उसके बाद सेल के अंदर भेज दिया जाता है। टिश्यू या सेल के अंदर जब ऑक्सीजन आता है तो जो फूड पार्टिकल्स है उनके साथ उसका कॉम्बिनेशन या मेटाबॉलिज्म होके वहाँ पे CO2 रिलीज़ कर दिया जाता है। तो CO2 रिलीज़ होता है विद जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैपन होती है वहाँ पे एंड प्रोडक्ट के रूप में CO2 उत्पन्न होता है। और ये CO2 सेल के अंदर उत्पन्न होने के कारण उसका कॉन्सेंट्रेशन या उसका प्रेशर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से जो CO2 रहता है वो डिफ्यूज़ करता है फ्रॉम सेल टू ब्लड, मतलब सेल्स में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल से बाहर निकलेगा कौन, CO2, और वो फिर ब्लड में मिक्स होगा और ब्लड में मिक्स होके वो फिर एल्वियोलाई की तरफ इजीली चला जाता है। क्योंकि जो वेंस रहती है या जो कैपिलरीज रहती है उसके अंदर CO2 का प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके प्रेशर की वजह से वहाँ पे उसका एक्सचेंज हो पाता है। द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज़ पैसिव। तो दोस्तों ये जो एक्सचेंज होता है मतलब O2 एंड CO2 का वो पैसिव प्रोसेस होती है, वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये जो सारी प्रोसेस चलती है वो विद द हेल्प ऑफ जो प्रेशर रहता है उसकी मदद से ये पूरी एक गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस चलती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज आर एक्सप्लेन्ड बाय 2 गैस लॉज। तो यहाँ पे 2 गैस के लॉज को एक्सप्लेन किया गया है, उनकी मदद से मतलब उनकी मदद से हम जान सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन और CO2 एक दूसरे की मतलब एक दूसरे की जगह पे आ जा सकते हैं। तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। पहला जो लॉ है वो यहाँ पे जो डाल्टन्स लॉ है वो क्या कहते हैं कि ईच गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड इट एक्सर्ट्स इट्स ओन प्रेशर। डाल्टन कहते हैं कि जो हर एक जो गैस है वो किसी गैस के मिक्सचर ही है और वो जो गैस अलग अलग गैसेस रहती है वो उनका अलग अलग प्रेशर रहता है और वो एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट है पार्शियल प्रेशर की। तो पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, प्रेशर ऑफ अ स्पेसिफिक गैस। किसी भी गैस की जो स्पेसिफिक प्रेशर होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं और उसे P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर को हमें याद रखना है कि किसी भी गैस का जो स्पेसिफिक प्रेशर होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वो नॉर्मली रहता है 760 mm ऑफ Hg और उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करना है तो जो जितने भी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनका टोटल प्रेशर जितना रहेगा उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता है, CO2 रहता है, नाइट्रोजन रहता है और वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट रहती है, तो उन सब का प्रेशर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा कि पार्शियल प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसका महत्व क्या है कि जब हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लंग्स में आता है और लंग्स में आने के बाद पार्शियल प्रेशर की मदद से वो लंग्स से ब्लड में चला जाता है। फिर ब्लड में जो CO2 रहता है पार्शियल प्रेशर की मदद से फिर लंग में आ जाता है और लंग से वो CO2 बाहर फेंक दिया जाता है। उसी तरह से अल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड से फिर वो सेल में चला जाता है। ये सारी जो प्रोसेस चलती है वो पार्शियल प्रेशर की मदद से ही चलती है। दोस्तों बुक में जो बहुत सारी वैल्यूज़ दी गई है, एक्सटर्नल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन साथ में इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन, इसके आप वैल्यूज़ एक बार देख लो, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसे खाली एक बार देख लो, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रखा किसी ने तो बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट जो लॉ है वो है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, क्या डिफाइन करता है, तो the quantity of gas that will dissolve in a liquid is proportional to the partial pressure of gas and its solubility coefficient when the temperature remains constant। तो वो क्या कहते हैं कि जो गैस की क्वांटिटी डिजॉल्व होती है लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब अगर गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है
तो वो गैस है वो ज़्यादा लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब कोई भी गैस अगर किसी लिक्विड में डिज़ोल्व होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसके अंदर उपस्थित रहने वाला पार्शियल प्रेशर ही होता है। तो इसे हमें याद रखना है, याद रखा तो भी चलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।